नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों का विदेश नीति का लेक्चर चल रहा था, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग लास्ट लेक्चर देखेंगे। और यह लास्ट आपका टॉपिक है विदेश नीति, और विदेश नीति में लास्ट लेक्चर है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को आज के डेट में आप लोगों को जो यूपी पीसीएस मेंस का ग्रुप है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। निरंतरता एवं परिवर्तन, जैसे विदेश नीति की बात कही जाती है तो 1950 से 80 तक की विदेश नीति के बारे में देखेंगे। और देखिए, स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक भारतीय विदेश नीति के सिद्धांतों व कार्यान्वयन में कोई मौलिक परिवर्तन परिलक्षित नहीं हुआ है, ठीक है। कोई ऐसा परिवर्तन नहीं देखा गया है, लेकिन समय समय पर समय व परिस्थितियों के अनुसार कुछ परिवर्तन हुए हैं कि जैसे भारतीय विदेश नीति के पूर्व में निर्धारित मौलिक सिद्धांत आज भी वे ही हैं। हालांकि भारतीय विदेश नीति में थोड़ा सा परिवर्तन इंदिरा गांधी के समय में देखा गया था कि जैसे आपका 70 से 80 और 90 के दशकों में भारतीय विदेश नीति में परिवर्तन के लक्षण अवश्य दिखाई देते हैं। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं आया है। 1977 में सत्ता में आई जनता सरकार के शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने विदेश नीति की निरंतरता के साथ इसमें परिवर्तन के भी कटु संकेत दिए थे, जिसमें कि सोवियत संघ के साथ मैत्री को कायम रखना, पड़ोसी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए जाने की बातें जो हैं इसमें सम्मिलित की जाती हैं। अब देखिए, जनता पार्टी की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे जिमी कार्टर, तो उनकी भारत यात्रा जो हुई थी 1978 के दौरान परमाणु अप्रसार संधि एनपीटी जो है, तो उस पर हस्ताक्षर किए जाने के अमेरिका दबाव के आगे न झुकते हुए भारतीयों ने क्या किया कि भारत ने परमाणु संयंत्रों पर किसी भी विदेशी शक्ति की निगरानी अस्वीकृत किए जाने की नीति का अनुसरण किया। भाई अस्वीकार कर दिया कि हम भाई एनपीटी पर साइन नहीं करेंगे और हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उनसे समझौता नहीं कर सकते। भारतीय विदेश नीति में दूसरा परिवर्तन उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में आया। कब आया कि जब इंदिरा गांधी के शासनकाल में पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने की दिशा में क्षेत्रीय दृष्टिकोण को अपनाया गया। क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान के लिए क्षेत्रीय एकता सहयोग को आधार बनाया गया। इस नीति के अंतर्गत क्या है कि भारत ने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, मालदीव, यहाँ तक कि पाकिस्तान से भी संबंध सुधारने के प्रयास किए। भारतीय विदेश नीति में तीसरा परिवर्तन देश की विदेश नीति के निर्धारण एवं संचालन में प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और विदेश मंत्रालय की नौकरशाही की भूमिका के संबंध में आया, ठीक है। ये भूमिकाएं निरंतर बदलती रहीं। पिछले कांग्रेस सरकारों के अंतर्गत प्रधानमंत्री का विदेश नीति के निर्धारण एवं कार्यान्वयन में पूरा नियंत्रण होता था, किंतु जनता सरकार के शासनकाल में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने अपने विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के वैदेशिक मामलों का नेतृत्व करने का पूर्ण अवसर भी प्रदान किया, जो कि एक स्वरूप परंपरा का, एक बहुत ही अच्छी परंपरा का प्रतीक भी था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 32वें अधिवेशन में भारतीय विदेश मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ही ऐसे पहले भारतीय थे जिन्होंने वहाँ पर हिंदी में संबोधन दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। इस प्रकार इन परिवर्तनों से भारतीय विदेश नीति के मौलिक सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जनता शासन की आचरण शैली में भिन्नता होने के कारण इस चरण में भारतीय विदेश नीति की विषय वस्तु अधिक प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण बनी रही। पड़ोसी देशों और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि निखरी। वैदेशिक मामलों में यह जनता सरकार की सबसे विशिष्ट उपलब्धि रही। अब हम इंदिरा युग की बात कर लेते हैं 1980 से 84 के बीच में, कि जब भारतीय विदेश नीति की निरंतरता एवं परिवर्तन की चर्चा करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर इंदिरा युग और भारतीय विदेश नीति 1980 से 84 के बीच में, देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में भारतीय विदेश नीति का झुकाव जो है सोवियत संघ की ओर दिखाई दिया, ठीक है, रूस की ओर दिखाई दिया। सोवियत यूनियन के साथ अपनी परंपरागत मित्रता के कारण ही भारत अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप का विरोध नहीं कर पाया। यद्यपि तथापि भारत यह अवश्य चाहता था कि जो सोवियत सैनिक हैं अफगानिस्तान से वापस चले जाए। दूसरे सन 1980 में भारत ने कंपूचिया की हेग सामरिन सरकार को मान्यता प्रदान कर दी, जिसके कारण उसे अंतर्राष्ट्रीय जगत का कोभाजन बनना पड़ा। मतलब सभी अंतर्राष्ट्रीय जो देश थे
तो उन्होंने आलोचना करी भारत की। भारत के इस कदम को सोवियत संघ का अनुचित समर्थन कहकर काफ़ी आलोचित भी किया गया। इस चरण में भारत में एशियाई खेलों के आयोजन से स्पष्ट हुआ कि खेलों के आयोजन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास भारतीय विदेश नीति का एक नवीन तत्व था। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथे चरण में क्या होता है कि भारत ने अपने पिछले रिक्त अनुभवों को भूलते हुए जो भी अनुभव थे उनको भूलते हुए चीन के साथ संबंध सुधारने का प्रयत्न किए। अब देखिए पांचवा पॉइंट क्या है, सन 1982 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने अमेरिका की 9 दिवसीय यात्रा करके भारत अमेरिका संबंधों के विकास को एक नया आयाम भी दिया। छठवां क्या है, इस चरण में लंदन में भारत महोत्सव के आयोजन के अवसर पर श्रीमती गांधी ने ब्रिटेन की यात्रा करके भारत विदेश संबंधों को भी गतिशीलता प्रदान की। और इसी काल में भारत अमेरिका से परमाणु ईंधन, आर्थिक सहायता तथा फ्रांस से यूरेनियम आपूर्ति संधि करने में भी सफल रहा। फ्रांस राष्ट्रपति मित्रा ने नवंबर 1982 में भारत की 4 दिवसीय यात्रा की और भारत फ्रांस संबंधों के विकास के पक्ष पर अग्रसर हुए। अब देखिए भारतीय विदेश नीति 1984 से 89 के बीच में कि देखिए श्रीमती इंदिरा गांधी की दुखद हत्या के बाद भारत के नेतृत्व परिवर्तन से यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ कि एक युवा नेता के अधीन भारतीय विदेश नीति की रूपरेखा क्या होगी, जो कि घरेलू शासन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नौसिखिया है। ठीक है, अब क्या पश्चिम के साथ संबंधों को नया रूप दिया जाएगा या सोवियत यूनियन के प्रति वर्तमान झुकाव भारतीय गुटनिरपेक्षता की विशेषता रहेगी। पाश्चात्य समर्थकों ने यह भी अनुभव किया कि नए प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अराजकता पृष्ठभूमि पश्चिम की ओर उनकी शिक्षा, पाश्चात्य संस्कृति के साथ उसका पूर्व परिचय है और समाजवादी चिंतन और प्रवृत्ति के साथ उन्हें नितांत अनभिज्ञता सहजता में ही वो सोवियत संघ की ओर उस झुकाव को अंत करने का प्रयत्न करेंगे, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी की विदेश नीति की विशेषता थी। ये भी विचार प्रकट किया गया कि वैज्ञानिक, औद्योगिक और प्रौद्योगिक विकास का एक विशेष स्तर पर प्राप्त कर लेने के पश्चात भारत को उन्नत तकनीकी की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि पश्चिमी देशों से ही प्राप्त हो सकता है। इससे भारत के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो अपने सोवियत झुकाव का अंत करके अपने आप को बिल्कुल स्वतंत्र करे। ठीक है, अब देखिए पश्चिमी देशों के साथ आर्थिक परिपक्व एवं सहयोगपूर्ण संबंध स्थापित करें, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। जब हम दो प्रमुख नीति विषयक घोषणाओं के साथ उन भाषणों का विश्लेषण करते हैं कि राजीव गांधी ने नवंबर 1984 से 1989 तक अपने कार्यकाल में दिए गए, जो हम पाते हैं कि भारतीय विदेश नीति की मुख्य दिशा वही रही जो श्री नेहरू और श्रीमती गांधी के समय थी। वही चीज़ों को अपनाया गया आपका राजीव गांधी जी के द्वारा। राजीव गांधी के विदेश नीति की मूलभूत विशेषताएं को अब हम लोग देखेंगे कि जैसे पहला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र तथा इसके चार्टर में दिए गए सिद्धांतों और उद्देश्यों में पूर्ण विश्वास रखना, गुटनिरपेक्ष नीति के प्रति पूर्ण निष्ठा, क्योंकि यह नीति भारत के हितों के लिए, विश्व शांति के आदर्शों के लिए पूर्णतः उचित थी। तीसरा क्या है, विश्व के साथ एकता तथा NIEO को सुरक्षित रखने के लिए भरपूर प्रयत्न करना। तीसरा क्या है, विश्व में केवल NIEO ही विकास की ओर ले जा सकता है। अब देखिए शस्त्र की दौड़ का विरोध किया गया, निशस्त्रीकरण का पूर्ण समर्थन, निशस्त्रीकरण और अस्त्र शस्त्र नियंत्रण के लिए गुटनिरपेक्षता के उपक्रम को स्थापित करना, सशक्त बनाना एवं स्फूर्ति प्रदान करना। तो यह सारी की सारी चीज़ें महत्वपूर्ण थी। गुटनिरपेक्ष देशों में अधिक एकता और सहयोग द्वारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन को सशक्त बनाना, दोनों महाशक्तियों तथा उनके गुटों के सदस्यों द्वारा दबाव डालना कि वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आवाज़ को सुने, उनका आदर करें, पुराने तथा नए सब प्रकार के उपनिवेशवाद का विरोध करें, प्रजातीय पार्थक्य तथा सभी प्रकार के अन्याय, अमानवीय भेदभाव जो भी अभी तक कुछ देशों में किया गया है उनके विरुद्ध धर्म युद्ध जारी रखें। ANC तथा नेल्सन मंडेला को समर्थन और नामीबिया की स्वतंत्रता के लिए कार्य करना, फ्रंटलाइन राज्यों की प्रजाति और पार्थक्य नीति के विरुद्ध संघर्ष तथा दक्षिणी अफ्रीका में जातिवादी शासन द्वारा प्रयुक्त दबाव का सामना करने में संघर्ष और सहायता करना। तो ये भारत की विदेश नीति समय समय पर समय के अनुसार अनुकूल होती रही है। ठीक है, परिवर्तित होती रही है। अब देखिए दोनों महाशक्तियों के साथ बिना कोई समझौता किए स्वतंत्र कार्य व्यवहार को विश्व राजनीति में बनाए रखना,
भारत की गुट निरपेक्षता को बनाए रखना तथा मित्रतापूर्ण सहयोगात्मक संबंधों को बनाए रखना, उनका विश्वास करना, समय की कसौटी पर ठीक उतरी मित्रता और सहयोग को सोवियत संघ के साथ बनाए रखना। भाई हर तरीके से, वो चाहे रूस हो चाहे अमेरिका, दोनों के साथ में बराबरी के संबंध होने चाहिए और अच्छे संबंधों का विकास करना। आर्थिक, तकनीकी, सांस्कृतिक सहयोग की उन्नति के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर कार्य करना। दक्षिण देशों की मित्रता एवं सहयोग की उन्नति के लिए कार्य करना। क्षेत्रीय व्यापार एवं सहयोग को प्रोत्साहित करना। दक्षिण एशियाई राज्यों में आर्थिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कार्य करना। इस उद्देश्य के लिए भारत का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जो है, जिसको सार्क कहा जाता है, इसकी सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से वचनबद्ध रहना। अब देखिए, भारत द्वारा हिंद महासागर में दोनों महाशक्तियों के मध्य बढ़ रही पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता का विरोध करना और हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने के लिए कार्य करना। तो ये सारे के सारे कार्य किए गए। अगला पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जो इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं उनमें पूर्ण रूप से पंचशील की धारणा का अनुसरण करना तथा पंचशील की वास्तविक भावना द्वारा चीन के साथ संबंधों के लिए विकास हेतु कार्य करना। एनपीटी पर हस्ताक्षर न करना। शांतिपूर्ण आणविक प्रौद्योगिकी में भारतीय प्रयत्नों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना। प्रजाति पार्थक्य के कलंक को मानवता के मुख से दूर करने के प्रयत्नों को सहायता देना। नेहरू, शास्त्री, श्रीमती गांधी की परंपराओं को जारी रखते हुए नीति निर्माता विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में गहन परिवर्तन किए बिना एवं नवीन गतिशीलता प्रदान करने में सफल हुए तथा जाफना में भारतीय शांति सेना भेजकर श्रीलंका में जातीय संकटावस्था में अपने आप को संलिप्त करना एक उच्चतर चुनौतीपूर्ण था, बोझ डालने वाली नीति निर्णय था यह। इसी प्रकार भारत नेपाल संबंधों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न होना, जो कि पूर्णतः एक प्रकार का गतिरोध स्वरूप था, नकारात्मक घटना के रूप में घटित था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। पंजाब तथा कश्मीर क्षेत्र के साथ हाथ न रोक पाना एक महंगी गलती सिद्ध हुई। तथापि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एनआईओ की सशस्त्रीकरण, पर्यावरण सुरक्षा के महत्वपूर्ण मामलों में भारतीय विदेश नीति 1984-83 पूर्णतः सक्रिय रही। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत ने स्वतंत्र विदेश नीति के अनुसरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। अब देखिए, राष्ट्रीय मोर्चा जनता दल की सरकार आती है 1989 से 91, तो भारत की विदेश नीति अब इसके बीच में कैसी रहती है उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगले वाले लेक्चर में बाकी बात करेंगे। लास्ट वाला लेक्चर आएगा, उसमें उसके बाद आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।